Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. हमारे साथ तपन दोषी जी जुड़े हैं। तपन सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तपन सर, ये बताएं, जब कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली जो धमकी दे रहे थे उसको पूरा कर दिया, ये खबर जब आपने सुनी, जब वो नोटिफिकेशन आए आपके पास, तो आपने अपने क्लाइंट से क्या बोला रात? देखो, सही बोलूं तो मैं मेरा एक सेशन ही चल रहा था क्लाइंट्स के साथ और जब ये न्यूज आई थी। लेकिन देखिए विवेक जी, एक बात समझिए कि 25% जब टैरिफ लग जाता है ना, तो ऑलरेडी आपका एक्सपोर्ट नलीफाई हो जाता है काफी हद तक। अनले बहुत कम प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जहां 25% से ज्यादा नो कह सकते हैं मार्जिन रहता है। तो जब 25% का टैरिफ लगा तभी लग रहा था कि भाई चलो इससे ऊपर जो भी लगेगा उससे कोई इम्पैक्ट यानी ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि अब उन्होंने 25 का 50 कर दिया, कल उठ के 100 भी कर लेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट को जो इम्पैक्ट आना था वो आ चुका है। और यही चीज अब जानते भी है और ये मार्केट ने पचा भी लिया। आप देखिए मार्केट का बहुत ही मैच्योर बिहेवियर यहाँ ये 2 दिन पहले ही हमें पता चल गया था। परसों ही पता चल गया कि 25% लग रहा है, लग गया, लगने वाला है। और ये अभी एडिशनल भी लगने वाला है। लेकिन मार्केट को यही लग रहा है कि भाई तुमने जो लगाना था वो लगा दिया, अब जो इम्पैक्ट आने थे बाकी सब सेक्टर में, जो हम लोग सेक्टर आगे बात भी करेंगे कौन से सेक्टर में इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन इससे इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट जो वो सेक्टर में ओवरऑल मार्केट में कुछ फर्क इसलिए भी नहीं दिख रहा है कि पचा लिया था, ये न्यूज़ हमें पता थी। और काफी हद तक देखो 27 अगस्त को ये एडिशनल 25% लगने वाला है, होपफुली वहां से कुछ नेगोशिएशन होगा। लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट इस बार नो, जिस तरह से ट्रम्प ने बोला है, तो इस बार रिलेशन थोड़े खराब हुए। अभी आगे जाके देखते हैं, क्योंकि हम लोग रशिया को से ऑयल लेना तो बंद नहीं करने वाले। तो देखना रहेगा अभी गवर्नमेंट किस तरह से इन्हें टैकल करती है और कहाँ टैरिफ जाता है। लेकिन अगर आप बात करें कि कौन से सेक्टर में फोकस करना हो, तो डोमेस्टिक सेक्टर में ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अनिश्चितता है अभी 27 अगस्त तक रहेगी। और जब तक ये डील साइन नहीं होते ना, तब तक जो यहाँ से भी एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में, उनको भी पता नहीं चला कैसे जाना है। ऑफकोर्स 25% तो ऑलरेडी आज लग गया, तो इम्पैक्ट तो आज से चालू हो गया है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में डायरेक्टली इंपैक्ट आता है, डोमेस्टिक में इतना इंपैक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन एज अ ओवरऑल मार्केट के लिए सेंटिमेंटल ये थोड़ा कह सकते हैं ना कि डाउनवर्ड ट्रेंड लग गया है अभी अब हमारे लिए भी, क्योंकि रिजल्ट सीजन भी इतने कुछ खास नहीं आ रहे, ऊपर से ये टैरिफ का मामला चल रहा है। आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो यस, इस टाइम पे तो वही है कि स्टॉक सिलेक्शन में ही जाना पड़ेगा, स्पेसिफिक स्टॉक सिलेक्शन सेक्टर वाइज आपको भी बहुत ही केयरफुली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स ना ट्रम्प पे कहीं कल कुछ और भी हो सकता है, तो ये अनिश्चितता रहेगी मार्केट में। है कि आज से चूंकि टैरिफ शुरू हो रहा है, और जब तक ये डील नहीं हो जाती, इफेक्टिव नहीं हो जाती, टैरिफ कम नहीं हो जाता, ये 1 महीने का डिसरप्शन हमारी इंडस्ट्रीज पर कितना भारी पड़ेगा सर? विवेक जी देखो, ये जैसे आपने बात की ना कि 25% के ऊपर तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, 25% पे ही ऑलमोस्ट धंधा काफी कम हो जाएगा। तो अगर रैंडमली भी अगर मैं देखूँ तो हमारे काफी सारे सेक्टर इम्पेक्ट आएंगे, जैसे जिस तरह से लेदर इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, और फिर बाकी सब जैसे कहते हैं ना सी फूड्स हो गया, इवन ऑटो एंसलीज हो गई, टेक्सटाइल, तो इन सब पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और वो देखना पड़ेगा कि हर एक कंपनी का कितना एक्सपोर्ट है। नॉर्मली अगर आप केमिकल की देखोगे तो 20 से 30% का एक्सपोर्ट है काफी सारी कंपनीज का। इवन जेम्स एंड ज्वेलरी में भी ऑलमोस्ट 30% एक्सपोर्ट हो रहा है, खास करके डायमंड और वहाँ। और बाकी ये बात है, टेक्सटाइल में भी ऑलमोस्ट 35% है। तो मुझे लगता है कि ये अगर एक महीना भी चलता है जिस तरह से अभी टैरिफ लगा, ये 25 दिन, तो ये क्वार्टरली सेल्स का इम्पैक्ट अच्छा खासा आएगा। कम से कम मुझे लग रहा है कि 15-20% डायरेक्टली इम्पैक्ट आ जाता है आपका। और मार्जिन में भी इम्पैक्ट आता है। देखो थोड़ा सेल होता है लेकिन मार्जिन में भी थोड़ा इम्पैक्ट आ ही जाएगा, क्योंकि आपका कॉस्ट बढ़ेगा और ऑल दैट। तो वहां भी अगर 5% के आसपास भी थोड़ा इम्पैक्ट ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो हर एक सेक्टर में मैं एक ब्लैंकेट में दे रहा हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स ना वो इम्पैक्ट डायरेक्टली दिया, तो ये क्वार्टरली जो रिजल्ट होगा उसमें ये जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट आ ही सके, क्योंकि आज से तो लागू हो चुका है। और जिस तरह से गवर्नमेंट का स्टैंड है, तो मुझे नहीं लगता कि एक वीक में हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट यस, इन सभी सेक्टर्स में नो वी हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। अगर एक्सपोजर है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेना भी है तो क्वार्टरली रिजल्ट लेके लेना है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना किसका कितना एक्सपोर्ट है, और उसका इम्पैक्ट कितना आएगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। और काफी टाइम ऐसा भी होता है कि ये जैसे ये पता था कि भाई ये
तारीख को 25% लगना है तो उससे पहले काफी शिपमेंट भी हो जाती है, तो वो भी हुआ होगा मे बी। सो इट वेरीज ऑन कंपनी टू कंपनी, बट यस इम्पैक्ट अच्छा खासा होगा, और खास करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में वन हैज टू बी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग। का सेक्रीफाइस कर दिया हमने, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का सेक्रीफाइस कर दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, हमने थोड़ा सा डिफेंस इक्विपमेंट उनसे खरीद लिए रशिया की जगह। इन तीन सेक्टर्स के बदले अगर हम अपने बहुत सारे सेक्टर्स लाइक आपने आईटी को बचाना है, क्योंकि आईटी के बहुत सारा जो 60% रेवेन्यू यूएस से आता है, आपको फार्मा का रेवेन्यू बचाना है, आपको ज्वेलरी का भी रेवेन्यू बचाना है, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स, पेट्रो प्रोडक्ट्स, श्रिम्प्स, इतने सारे सेक्टर्स को आपको बचाना ही है। तो क्या लगता है कि आपको किन किन सेक्टर्स में इंडियन गवर्नमेंट को सेक्रीफाइस करने होंगे यूएस के साथ? विवेक जी, जिस तरह से ट्रम्प नो सडनली एक वीक में आ गए इंडिया के पीछे, ऐसा तो मुझे कुछ और ही रीजन लग रहा है। रशिया का एक रीजन की वजह से इतना सब कुछ नहीं, रशिया से हम लोग 2 साल से ले रहे ऑयल, ऐसा तो नहीं कि अभी नहीं ले रहे, लेकिन कुछ और भी रीजन है शायद। लग रहा है कि भाई उनको भी वो जो इंडिया पाकिस्तान में हम लोग क्रेडिट नहीं दिया है, या तो ये जो नेगोशिएशन हमारा 2.5 महीने से जो यूएस के साथ चल रहा है वो एंड में नहीं आ रहा, हम लोग एग्रीकल्चर में उनको कह सकते हैं ना कि दे नहीं रहे वे कि आप आए और बेचे यहाँ। तो काफी सारे और भी रीजन है जिसके वजह से ट्रम्प लिटरली नो वो आके हमारे पीछे लग गए हैं। तो मुझे, अगर देखो ट्रम्प को चाहिए तो सामने से बोल देगा कि भाई आप ऑयल यहाँ से इंपोर्ट इतना कर लो, और हम लोग शायद मान भी जाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ही पॉलिटिक्स चल रही है, इतना नहीं तो एग्रेसिवली वो आते नहीं। और रही बात एक सिर्फ रशिया के रीजन की वजह से ये नहीं हुआ है, चलो हमें वो सब तो पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन हाँ अगर जिस तरह से आप बोलो कि हाँ भाई किस तरह से टैकल किया जा सकता है, तो पहले तो ट्रम्प दिमाग में क्या चल रहा है वो समझना पड़ेगा। और उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफकोर्स जैसे आपने बोला वो सही बोला है कि डिफेंस थोड़ा वहां से बाय कीजिए, ऑयल का इंपोर्ट बढ़ाइए, रशिया का कम भी कर लेंगे, इंडिया रेडी है, लेकिन वो अपनी शर्तें रखे। और लेकिन देखो अगर वो बोले कि नहीं पूरा जीरो कर दे, तो वो इंडिया होने नहीं वाला है, क्योंकि जिस जिस प्राइसिंग पे रशिया से आ रहा है, अगर अगर हमने थोड़ा भी बढ़ा दिया हमारा फिजिकल डिफिसिट ना पूरा टॉस पे चला जाएगा, और वो इंडिया चाहेगा नहीं। बहुत दिनों बहुत सालों के बाद फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में आया, तो मुझे नहीं लगता कि इतना चीप ऑयल जाने देंगे इंडिया। हाँ थोड़ा महंगा वहां से ले सकते हैं डिफेंस में, और कुछ और केमिकल और वहाँ जो बातें चल रही इवन वहां से ले भी सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में हम लोग आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट बैक डाउन करेगी, और एग्रीकल्चर में वहाँ क्योंकि 60% हमारा कह सकते हैं ना पूरा जनता, पूरी जनता उस पर ही डिपेंडेंट है। तो आई थिंक काफी हद तक पता है, देखो 2.5 महीने से नेगोशिएशन चल रहा है यूएस के साथ, तो पता है कौन सी चीज में होगा, लेकिन वही है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। रशिया यूक्रेन को सॉल्व करके नोबेल प्राइज लेना चाहते हैं, वो भी दिमाग में चल रहा है, और हमको बीच में ला रहे हैं, और किसी और कंट्री को पकड़ नहीं रहे, हमको ही पकड़ रहे हैं कि भाई आप इंपोर्ट कर रहे हो, सब लोग, चाइना भी इंपोर्ट कर रहा है, बाकी सब ईयू भी एलएनजी इंपोर्ट कर रहा है। सो यहाँ कुछ और ही मामला है जो आई डोंट नो क्या है, लेकिन आई थिंक जो आपने बोला ऑफ कोर्स वो सब करके अगर खुश होते तो पहले ही कर देना चाहिए, और कर लेंगे, लेकिन प्रोवाइड वो मान जाए। तो तपन जी, ऐसे में मतलब जो पूरा मार्केट में ये जितने भी सेक्टर्स हैं जहां पर हमने देखा कि एक्सपोजर यूएस में बहुत ज्यादा है और वल्नरेबल भी हो सकते हैं, जितना ये टाइम डिले होगा इनमें डील होने में और सारी चीजें सॉर्ट आउट होने में, ऐसे में कौन सा सेक्टर है जहां से दूर रहना चाहिए, और कौन सा सेक्टर है जहां पर अपॉर्चुनिटीज भी हैं कि ठीक है इसके बिना तो यूएस का भी गुजारा नहीं है, इसको तो ले सकते हैं? जी विवेक जी, जैसे आपने एक अच्छी सी लिस्ट बताई पूरी जबी सेक्टर की, मैं तो देखो दूर ही रहूंगा। आई आई डू एग्री विद द अदर स्पीकर कि ये कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा, लेकिन जब तक सुलझ नहीं जाता, जब तक एग्रीमेंट नहीं होता, तब तक वो तलवार रहती है। और ये टैरिफ 25% लग गया है, अभी हमें पता नहीं कंपनी वाइज सेक्टर वाइज कितना इम्पैक्ट आएगा, क्या आएगा, वो तो मैंने आपको ऊपर से बोला है, ओवरऑल हॉलमार्क फिगर दिए। तो मैं तो इन सभी सेक्टर जो आपने बताए, इवन इंक्लूडिंग फार्मा, मैं स्टे अवे करूंगा, और मैं क्लाइंट्स को भी मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि पता नहीं है ये ट्रम्प है, कुछ भी कल उठ के मन आया तो कुछ और टैरिफ लगा देंगे, चलो वो लगेगा नहीं, 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में शायद रिवर्स भी हो जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सेंटीमेंट इम्पैक्ट हो जाता है आपका सेल्स, और जो जो एक बिजनेसमैन होता है उसको एक्सपोर्ट कितना करना है उसको भी पता नहीं चलता। तो ये सभी सेक्टर से मेरे हिसाब से अगर नया निवेश करने तो दूर ही रहिए, डोमेस्टिक पे फोकस करो, बैंकिंग है, एनबीएफसी है, एफएमसीजी अभी थोड़ा ग्रो कर रहा है, इवन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, होटल्स, हॉस्पिटल्स,
डिफेंस भी अच्छा है, डिफेंस भी अभी थोड़ा रिकवरी मोड में यानी थोड़ा नीचे आ रहा है, तो वहां कीजिए। बहुत सारे अदर सेक्टर है जहां हम लोग फोकस करना चाहिए। पूरा डोमेस्टिक पे फोकस कीजिए, नया निवेश तो वही करना चाहिए। हाँ, जो अगर आपने ऑलरेडी इन सब सेक्टर में निवेश कर दिया, वेट एंड वॉच है, और कुछ कर नहीं सकते। और अगर चीजें ऊपर आती है, आपको सेफ रहे तो निकल के कहीं और जा सकते। देखो, मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं एक महीने में सॉल्व होगा, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक तलवार लटकती रहेगी। और इस दौरान अगर सेल्स इंपैक्ट आता है, प्रॉफिटेबल इंपैक्ट, तो वो जानना बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरे हिसाब से ये जो सेक्टर्स बोले वहाँ फोकस करना चाहिए। और उसमें से मेरे हिसाब से सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी बैंक्स, एनबीएफसी, एफएमसीजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ज्यादा दिख रही है। वहाँ रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है। तपन जी, कैसे देख रहे हैं आप हुडको को आफ्टर रिजल्ट्स? फुडको का नहीं नहीं रिजल्ट सब ओके आया था ओवरऑल, अगर मैं हम लोग बात करें तो। लेकिन अभी सही में बोलूं तो जिस तरह का प्राइस मूवमेंट आया है हुडको का, वो ओके था, इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट मुझे ठीक ठाक ही लगा। अगर आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो एनसीसी का भी रिजल्ट ओके था, और इसका भी ओके आ रहा है। और यहाँ से भी ना, अगर हम लोग बात करें तो मॉडेस्ट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ से भी, वो मैनेजमेंट का मैं थोड़ा सुन रहा था, तो आगे भी कमेंट्री ठीक ठाक लग रही है। एक चीज है कि यहाँ थोड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस आगे जाके गवर्नमेंट का रहेगा, तो चांसेस ज्यादा है कि वहाँ डिमांड रहेगी, लोन की डिमांड भी रहेगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है। एंड आगे जाके वो काफी हद तक नो इंटरेस्ट रेट बर्डन जो है कम करने वाले अपने बोरोवर्स का। और बहुत ही जल्दी वो बातें कर रहे हैं कि वो ट्रांसमिट भी कर लेंगे जो रेट कट। देखो, आप जो रेट कट हुआ था 1% का, वो टोटली प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हुआ है, तो होपफुली वहां भी आ जाएगा। मेरे हिसाब से नो, आई थिंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ से ट्रेंड देखना बहुत जरूरी होगा। हुडको का कैसा है, थोड़ा वॉलेटाइल रहा है हमेशा हुडको, अगर आप देखो ना प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा डेट लेवल भी बढ़ा है, लेकिन आई थिंक वो मैनेजेबल है। और यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि आई थिंक जिस तरह से जा रहा है स्टॉक, आई थिंक ये अगर किसी के पास हो तो होल्ड करना चाहिए। आई थिंक रिकवरी मोड में है। अगले काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। अगला काउंटर है रेमंड का। लास्ट रिजल्ट में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर रेवेन्यूज में 16% का जंप देखने के लिए मिला। नेट प्रॉफिट डाउन आया 9% का। एबिटा डाउन आया 25%। और मार्जिन पॉजिटिव थे, 10% के कंपैरिजन में 10.7% के मार्जिन देखने के लिए मिले। तपन जी, ये बताएं रेमंड, क्योंकि हमने हम्म। देखा कि टेक्सटाइल कंपनीज पर एक बज बनना था आज से 2 महीने पहले कि इनको फायदा होगा। अभी कुछ फायदा तो हुआ नहीं। ठीक है, ये रिजल्ट वन ऑफ हो सकते हैं, लेकिन नुकसान शेयरों में बहुत देखने के लिए मिल रहा है सर। रेमंड पर योर टेक। जी, रेमंड का अगर आप रिजल्ट देखो तो रिजल्ट देख के लगा है ठीक है, चलो प्रॉफिटेबिलिटी आई है। लेकिन यहाँ हमें मेनली वही देखना है कि आगे जाके किस तरह से गाइडेंस और मैनेजमेंट क्या सोची है। काफी उम्मीदें थी रेमंड लाइफस्टाइल के पास से, और उनका आगे जाके भी फोकस जिस तरह से मैंने देखा था कि ऑलमोस्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट एंड टर्न अराउंड पे ज्यादा फोकस है। लेकिन वही है कि इन्वेंट्री और टर्न अराउंड एग्जीक्यूशन क्या इनका हो रहा है, क्योंकि आप देखो तो उनका अच्छी खासी इन्वेंट्री भी लास्ट टाइम अच्छी खासी आ गई थी। और कंज्यूमर डिमांड और वो सब तो है, लेकिन देखो टेक्सटाइल बिजनेस आपको भी पता है कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू, बहुत कम टेक्सटाइल कंपनीज अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी पे जाते हैं। तो इनका ऑपरेशनल लीवरेज और किस तरह से ना सेगमेंट, टेक्सटाइल डिमांड सेगमेंट तो स्ट्रांग है, लेकिन वहां से वो कैसे कैटर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल अगर आप देखो तो मुझे कंपेरेटिवली ओके रिजल्ट लगा, इतना कुछ खास दिखा नहीं। और रेमंड लाइफस्टाइल पे उम्मीदें तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ चाहूंगा कि और एक दो क्वार्टर रिजल्ट देके देन विल टेक अ पिक, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना टेक्सटाइल मोट नहीं है, यानी कैसा ऐसी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं, कोई भी एंटर कर सकता है। इसलिए यहाँ मैं और एक दो क्वार्टर देखना चाहिए। अभी के लिए तो मैं ये स्टॉक को अवॉइड रखूंगा। तपन सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। आज इम्पोर्टेंट डे था, आपने अपने टेक्स दिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो भी ऐसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ, आईपीओ से बड़ा हो जो आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करने में मदद करे, तो जरूर हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिएगा। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी है, क्लिक दैट लिंक और मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ।